कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह बड़े गर्व से कह रहे हैं राम मंदिर का शिलान्यास तो राजीव गांधी करके गए थे। क्या कहना चाह रहे हैं दिग्विजय सिंह? डिकोड करेंगे दिग्विजय सिंह के इस बयान को। और कमलनाथ भी तो कुछ वैसी ही बात कर रहे हैं कि रामलला के ताले तो राजीव गांधी खुलवा गए थे। कमलनाथ तो पूरी तरह भगवा रंग में रंग चुके हैं। आजकल कमलनाथ हनुमान भक्त बने घूम रहे हैं। प्रियंका गांधी भी मंदिर निर्माण का स्वागत कर रही हैं और कह रही हैं राम तो सबके हैं। ये कांग्रेसी अचानक राम रंग में रंगे क्यों नजर आ रहे हैं? अचानक राम को लेकर कांग्रेसियों के नए प्यार और आस्था पर हम आगे तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले बात 5 अगस्त के अयोध्या में भूमि पूजन की, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रहेंगे। 5 अगस्त को जब राम मंदिर निर्माण की नींव रखते समय शंखनाद किया जाएगा तो वो शंखनाद महज राम मंदिर के लिए नहीं, बल्कि वो मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के हिंदुत्व एजेंडे के पिछले 6 सालों में एक मुकाम हासिल कर लेने का शंखनाद होगा। और इसके लिए ध्यान में रखनी होगी 5 अगस्त की तारीख। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को चैलेंज करने में नाकाम है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। मैं बात कर रहा था 5 अगस्त की। कुछ पंडित ज्ञानी कह रहे शुभ मुहूर्त नहीं है। दिग्विजय सिंह भी बार बार प्रधानमंत्री मोदी को आगाह कर रहे हैं, मगर फिर भी सरकार अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त की डेट चुनती है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह मशवरा के बगैर तो ये डेट फाइनलाइज नहीं की गई होगी। तो इसको समझने के लिए बस 1 साल रिवाइंड करना होगा 5 अगस्त के इस रहस्य को। और रहस्य वैसे है नहीं, कुछ जो भी है बड़ा साफ है। पिछले साल 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को ख़त्म करके मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। राज्य से दर्जा घटाकर 2 यूनियन टेरिटरी कर दिया। कहने को बीजेपी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किए गए प्रॉमिस को पूरा किया था, लेकिन ये हम सबको पता है कि भारतीय जनसंघ के स्थापना से ही जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म करना पार्टी का मुख्य एजेंडा रहा है। 90 के दशक में भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी बीजेपी के एजेंडे में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भी आ गया। यानी देखा जाए तो 1 साल के अंदर ही बीजेपी के 2 महत्वपूर्ण एजेंडे, खासतौर पर अयोध्या में मंदिर निर्माण, जिसने बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति में एक मुकाम दिया और सत्ता तक पहुंचाया, और 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 का ख़त्म किया जाना, कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म किया जाना। लेकिन वापस लौटते हैं भूमि पूजन को लेकर और थोड़ा सा अयोध्या के फ्लैशबैक में जाते हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का गिराया जाना हिंदुत्व राजनीति का आगाज था। दरअसल पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के आदेश के बाद अयोध्या में उसी भूमि पर मंदिर निर्माण हिंदुत्व की उस वैचारिक जमीन को और पुख्ता करता है, इसमें कोई शक नहीं। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि 1992 में मस्जिद गिराया जाना और 1949 में मस्जिद को दूषित किया जाना यानी जो रातों रात 1949 के दिसंबर में रातों रात मस्जिद परिसर में रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी गई थी। तो ये दोनों बातें कानून के खिलाफ थी, नाजायज़ हरकत थी। ये सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले साल संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट की मान रही है अपने फैसले में। जानकारों का मानना है कि इन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हिंदू पक्ष को विवादित जमीन सौंपना अजीब इसलिए लगता है
कि सर्वोच्च न्यायालय ने सबूत और तर्क से ज्यादा आस्था को तरजीह दी। दिलचस्प यह भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए 7 किलोमीटर के दायरे में, मंदिर से 7 किलोमीटर के दायरे में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। उसी संविधान पीठ के आदेश की बात कर रहा मैं। 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद ढाई गई, उस समय बीजेपी के 3 बड़े नेता भी मौजूद थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती। एक दिन पहले ही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ में अपने भाषण में विवादित जमीन को समतल करने की बात कही थी। 1992 के दिसंबर की बात कर रहा। वाजपेयी तो अब इस दुनिया में नहीं है और आडवाणी और जोशी 5 अगस्त को अयोध्या में नहीं होंगे, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े होंगे। और उमा भारती, वो आजकल लगता है मोदी सरकार से, बीजेपी से फिर नाराज चल रही, वो अयोध्या में जरूर होंगी, लेकिन उनका कहना है कि वो सरयू के इस पार होंगी और भूमि पूजन के कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगी। लेकिन यहां ठहरकर बीजेपी के एजेंडे और उसकी प्रचंड हिंदुत्व राजनीति को समझना जरूरी है, और यह भी कि 5 अगस्त को मोदी सरकार इतिहास में क्यों दर्ज कराना चाहती है ये तारीख। सोशल साइंटिस्ट सुहास पलशिकर इंडियन एक्सप्रेस के अपने लेख में कहते हैं कि भूमि पूजन के साथ ही भारत के गणतंत्र का एक युग समाप्त हो जाएगा और एक नए गणतंत्र का जन्म होगा। हालांकि इस नए गणतंत्र के लिए पिछले 6 सालों से रास्ता मजबूत किया जा रहा है, ये कहना है सुहास पलशिकर का। और वो बताते हैं कि कैसे मजबूत किया जा रहा है, कि किस जरिए मजबूत किया जा रहा है, किस रास्ते मजबूत किया जा रहा है। गोरक्षा के नाम पर, मॉब लिंचिंग कल्चर के जरिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट या किसी प्रकार के प्रोटेस्ट को क्रूरता से कुचले जाने के जरिए, ट्रिपल तलाक कानून बनाकर उसमें क्रिमिनल एलिमेंट जोड़कर, उसके जरिए सीए संशोधन कानून के जरिए ये बताकर कि इस देश में सभी धर्म बराबर नहीं हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों को एंटी नेशनल बताकर और इस प्रवृत्ति को क्रिमिनल बताकर कश्मीर से धारा 370 खत्म करके भी। तो इस तरह से नए गणतंत्र का निर्माण हो रहा है, जिसे मोदी सरकार कह रही है कि विकास की परिभाषा के तहत उसे नए इंडिया में, इस देश को नए इंडिया में ले जाने की बात कर रही है, नए इंडिया के निर्माण की बात कर रही है, न्यू इंडिया, नए भारत की बात कर रही है। पलशिकर कह रहे हैं ये नए गणतंत्र की स्थापना दरअसल हिंदुत्ववादी गणतंत्र की स्थापना है, बहुसंख्यकवादी गणतंत्र की स्थापना का प्रोजेक्ट है, जो कि पिछले 6 साल से चलाया जा रहा है। 6 सालों के इस प्रोजेक्ट के लिए पलशिकर जुडिशरी को भी जिम्मेदार मानते हैं, जिसने सत्ता के आगे हथियार डाल दिए या एक तरह से सत्ता से समझौता कर लिया। लेकिन पलशिकर ने विपक्ष की चुप्पी को भी, विपक्षी पार्टियों की चुप्पी को भी इसका जिम्मेदार ठहराया कि वो हिंदुत्व के एजेंडे को चुनौती देने में बुरी तरह नाकाम रही। इसलिए अब मैं वापस लौटता हूं उस बात पर जो बात मैंने शो के शुरू में ही की थी, कि कैसे राम मंदिर निर्माण और भूमि पूजन को लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं में होड़ लग गई है खुद को राम भक्त प्रोजेक्ट करने में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास पहले ही कर दिया था, दोबारा भूमि पूजन की क्या जरूरत है। यानी 1986 में मस्जिद परिसर का ताला अदालत के आदेश के बाद खुल चुका था, राजीव गांधी कार्यकाल में शिलान्यास हो चुका था, यानी राजीव गांधी सच्चे राम भक्त थे, इसलिए ऐसा कर गए। 80 के दशक में राजनीति में धर्म का जो बेशर्मी से इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी परंपरा इंदिरा गांधी ने चलाई और जिस परंपरा को आगे राजीव गांधी ने जारी रखा, पहले शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कानून बनाकर, और फिर जब इसको लेकर सांप्रदायिक पोलराइजेशन हुआ, राजनीतिक तलवारें खिंच गईं, तो अयोध्या में रामलला के ताले खोल दिए गए जो 1949 से बंद थे। और इस तरह राजीव गांधी ने बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति में लेजिटिमेसी दिला दी। यानी जिस हिंदुत्व से लड़ना चाहिए था, वो कांग्रेस उसी हिंदुत्व के ट्रैप में फंस गई, जो कि समय के साथ साथ और उग्र होता गया।
दिग्विजय मंदिर निर्माण का स्वागत करते हैं मगर मुहूर्त को अशुभ मानते हैं। कोई उनसे पूछे कि कांग्रेस के अशुभ मुहूर्त और एक के बाद एक अशुभ समाचार के बारे में उनकी क्या राय है? कभी कर्नाटक तो कभी मध्य प्रदेश तो कभी राजस्थान। एक और कांग्रेसी नेता कमलनाथ अचानक भगवाधारी हो गए हैं। वो तो सीधा हनुमान की शरण में गिरे हैं। ट्विटर पर वो ऐलान करते दिखे, भाइयों बहनों मैं हनुमान चालीसा का पाठ करा रहा, राज्य की तरक्की और सुख शांति के लिए आप भी भाग लीजिए। कमलनाथ तो बाकायदा भगवा चादर लपेटे हुए अपने ट्विटर पे अपने डिस्प्ले पिक्चर में दिखते हैं ट्विटर टाइमलाइन पर। इससे पहले कभी कोई कांग्रेसी नेता ने यूं भगवा धारण नहीं किया होगा, मुझे तो नहीं याद आता। कमलनाथ ने भी मंदिर निर्माण का स्वागत किया। प्रियंका गांधी भी मंदिर निर्माण का स्वागत करते हुए कह रही कि राम तो सबके हैं। क्या यही है कांग्रेस पार्टी की नई लाइन? या हो सकता है पुरानी लाइन हो जो कि अब जाहिर हो रही है। लेकिन फिलहाल पार्टी के होने पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी लाइन की तो बात करना बेईमानी है। लेकिन यह जरूर है कि कांग्रेस भी अब राम के सहारे है और इसी में वो अपने बचे खुचे राजनीतिक जीवन का सारांश तलाश रही। मेरा आज का सवाल, क्या कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को चैलेंज करने में नाकाम रही है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।